हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। चलिए आज की वीडियो हम लोग देखते हैं 40 से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक ना। क्या क्या देखेंगे हम लोग? 40 से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न किसका? फिजिक्स का। ठीक ना। देखिए, अगर आप क्लास 12 में हैं तो आपके लिए जो 40 से 50 जो क्वेश्चन हम बताएंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2-3 नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक ना। ये बार बार क्वेश्चन आते हैं। देखिए, ट्वेल्थ, ये क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक ना। तो यहाँ पर हम लिखे हैं। ठीक है। अगर आप लोग को अनसॉल्व पेपर हम हल करा दिए। अगर आप लोगों को अनसॉल्व पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग 7, देखिए यहाँ पर नंबर हम दे रहे हैं 746001 2, ये 00। ठीक ना। 12763 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है। और पीडीएफ खरीद लीजिए। ठीक ना। पीडीएफ आप लोग क्या करें, खरीद लीजिए। तो यहाँ पर चलिए हम लोग चलते हैं पहले टॉपिक्स पर। 40 से 50 अगर ये टॉपिक्स आप लोग याद कर लेते हैं तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा। 2 और 3 नंबर का जो प्रश्न होता है वो प्रश्न पक्का इसी में से आता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चलिए, देखिए हर साल बोर्ड के पेपर में आते ही हैं। ठीक ना। ये जो प्रश्न हम यहाँ पर लिखे हैं 40-50 क्वेश्चन, आज इस वीडियो में 40-50 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे क्योंकि इस वीडियो में हम 12-13 क्वेश्चन करा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो यानी कि 3 वीडियो बनेगी 40-50 क्वेश्चन वाली। ठीक है। तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, जा करके सभी वीडियो को आप लोग देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हर साल बोर्ड के पेपर में आते हैं ये जो 40-50 क्वेश्चन हम दे रहे हैं। एग्जाम देने से पहले पढ़ना आवश्यक है। ठीक ना। ये जो क्वेश्चन आपको हम 40 से 50 क्वेश्चन दे रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इतने इंपॉर्टेंट है कि यही क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है पहला क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में, 1 नंबर में। ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल एफ। ठीक ना। क्या कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, कोई बिंदु एक पॉइंट है वहां पर रखे जो परीक्षण, जो वहां पर आवेश रखा हुआ है उस पर लगने वाले बल यानी कि जो बल आपका एफ होता है। ठीक ना। बल एफ तथा परीक्षण आवेश क्यू नॉट के मान, परीक्षण आवेश को क्यू नॉट से हम लोग दर्शाते हैं। क्यू नॉट के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई कहते हैं। ठीक ना। ई मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है। बात समझ में आई। देखिए, कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, जो ये परीक्षण आवेश यहाँ पर जो रखा हुआ है, ठीक है, इसी की बात की जा रही है। तो आवेश पर लगने वाले बल जो एफ है, ठीक ना, ये जो एफ है उस पर जो लगने वाला बल है ये क्या होता है, निष्पत्ति होता है। यानी कि देखिए एफ इक्वल टू एफ अपान में ये क्या है, क्यू नॉट। ठीक ना। तो इक्वल टू एफ अपान में क्यू नॉट, ये फार्मूला होता है जहां पर आपका एफ क्या है, बल है। ठीक ना। क्यू नॉट क्या है, परीक्षण आवेश है। बस इतना सा लिखना है, याद करना है। और इसमें पूछा है इसका मात्रक, तो मात्रक देखिए इसका क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है अथवा वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आ सकता है मात्रक में, या तो आ जाएगा आपका न्यूटन प्रति कूलाम या फिर वोल्ट प्रति मीटर आ जाएगा। तो जो आपको दिखेगा, अगर ऑप्शन वाला रहेगा तो ऑप्शन मार दीजिएगा, टिक लगा दीजिएगा। अगर आपको ऑप्शन वाला नहीं आता है, अगर क्वेश्चन वाला पूछता है तो ये लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम अथवा वोल्ट मीटर। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखना है। ठीक ना। व्यंजक अगर लिखने की बात करेगा तो सिर्फ आपको ऐसे लिख देना है। अगर आपको व्यंजक प्राप्त कीजिए कह दिया, व्यंजक ज्ञात कीजिए कह दिया, ठीक ना, यहाँ पे निरूपित कीजिए। ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपको क्या करना रहेगा, आपको व्यंजक को पूरा बढ़िया से क्या करना रहेगा, सिद्ध करना रहेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें क्या कहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखना है। तो ई इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान में आर का क्यू। ठीक है। पी अपान में आर का क्यू, और इसका मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। जहां पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जो आपका ये पी है क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तथा आर द्विध्रुव से प्रेक्षित बिंदु की दूरी है। ठीक ना। जो आर है ये क्या है,
ये आर क्या है, आर आपका क्या है, द्विध्रुव से जो प्रेक्षित बिंदु की दूरी है, ठीक ना, दूरी है, क्या है, दूरी है। तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है ये वाला, देखिए स्थिर वैद्युतिकीय में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। गॉस के नियम पूछ सकता है, गॉस का नियम क्या है, गॉस की प्रमेय क्या है, गॉस के नियम किसे कहते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इसको इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बस इतना लिखना है, 4 लाइन। तो यहाँ पर देखिए गॉस के नियम के अनुसार, या फिर लिख सकते हैं गॉस के नियमानुसार, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगेगा वैसे लिखिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ये तो बार बार आता है यार, बार बार आप लोगों के सामने आता है, तो इसको आप लोग मत छोड़िएगा। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बोला जाए तो एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मत छोड़िएगा, इसको भी करना है, ठीक है। याद कर लीजिए, गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी कि एफ फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए फाई ई इक्वल टू क्यू अपान में ε0, यही बस आपको लिख देना है। इसका फार्मूला होता है जहां पर आपका ε0 क्या है, निर्वात है या फिर वायु की वैद्युतशीलता है, ठीक है। जो ε0 है ये क्या है, ये क्या है आपका निर्वात है, या फिर इसको हम कह सकते हैं वायु की वैद्युतशीलता है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा लिखिए, ठीक ना। वैद्युत विभव का क्या करना है, परिभाषा लिखना है, और इसका क्या करना है, बीमा भी लिखना है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर है वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन धन परीक्षण आवेश को, ठीक ना, धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण, यहाँ पर रहेगा धन, ठीक है, ये धन है, यहाँ पर गलती हो गई, धर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है, ठीक ना। इसके मान की क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर देखिए एक बार और, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव बोलते हैं। तो वैद्युत विभव बराबर क्या होता है, ये होता है आपका W/Q0, ठीक ना, यानी कि W क्या आपका कार्य है और Q0 क्या है, परीक्षण आवेश है, क्या है, परीक्षण आवेश है, ठीक है। अब यहाँ पर जूल अपान में कूलाम, इसका क्या होता है, मात्रक होता है। एक मात्रक और होता है इसका, देखिए बोल्ट होता है, ठीक ना। जूल अपान कूलाम को हम लोग बोल्ट भी लिखते हैं। अब देखिए बीमा पूछा है, देखिए इसमें कहा है कि तथा इसकी बीमा लिखिए। अब बीमा में देखिए यहाँ पर बीमा लिखेंगे mL²T-Q और ए का इनवर्स, ठीक है, ए का इनवर्स, ये इसकी बीमा होती है। ये आपको यहाँ तक समझ में आई ना बात। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रमों की आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, ठीक ना। कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के या तरंगों को कह दीजिए को स्पेक्ट्रमों की आवृत्ति के को बढ़ते हुए क्रम में लिखनी है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती है उसकी स्पेक्ट्रम जो होता है उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए पहला सबसे ज्यादा किसका होता है, रेडियो तरंग का होता है, ठीक ना। रेडियो तरंग का आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। फिर उसके बाद माइको तरंग है, उसके बाद अवरक्त विकिरण है, उसके बाद दृश्य विकिरण है, उसके बाद पराबैंगनी विकिरण है, उसके बाद एक्स किरण है, उसके बाद गामा किरणें आती है। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कर लेंगे तो और भी बढ़िया है, ठीक है। इस प्रकार से कर लेंगे तो और भी बढ़िया कि दिखेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए रेडियो तरंगे, माइको तरंगे, अवरक्त विकिरण, दृश्य विकिरण, परावैंगनी विकिरण, एक्स किरणें और गामा किरणें, ये सब क्या है आपका वैद्युत क्षेत्र तरंगों में से हैं, ठीक ना। मतलब वैद्युत क्षेत्र तरंग है, ठीक है। उसके बाद ये इनकी आवृत्ति जो थी बढ़ते हुए क्रम में हम दिखा दिए, ठीक ना, बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आ गया नेक्स्ट वाला, देखिए यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तथा
कम तरंग दैर्घ्य की तरंगों के नाम बताएं। तो सबसे अधिक और सबसे कम तरंग दैर्घ्य का नाम बताना है। जो तरंग होती है कि कौन सी तरंग सबसे ज़्यादा है, कौन सी तरंग सबसे कम है, उनका नाम भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य की तरंगे रेडियो तरंगे होती है। कौन सा होता है? रेडियो तरंगे। अभी हम दिखाए हैं कि रेडियो तरंगे जो होती है सबसे ज़्यादा आवृत्ति वाली होती हैं, ठीक ना। और उसके बाद देखिए, तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य की तरंगे जो होती हैं गामा किरणें होती हैं। कौन सा होता है? गामा किरणें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखिए, देखिए यहाँ पर आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखिए तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया? रेडियो तरंग का। सबसे कम जो पीछे गामा किरणें हैं, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर एकदम सेम क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन आ जाएगा, चाहे ये क्वेश्चन आ जाए, दोनों बात एक ही है, एक ही मतलब लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा एक व्यवहारिक उदाहरण भी दीजिए, ठीक ना। क्या कह रहा है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए और कह रहा है कि एक व्यवहारिक उदाहरण भी दीजिए। तो उदाहरण भी हम यहाँ पर लिखिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए, किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक ना। कह रहा है कि किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य जो प्रेरण होता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो होता है अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व भी इसे कहते हैं, संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है। जो चुंबकीय फ्लक्स होते हैं उनकी ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर ये अन्योन्य प्रेरकत्व होता है, ठीक है। जबकि दूसरी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक ना। जब आपकी दूसरी कुंडली होगी उसमें क्या होगा? 1 एम्पियर की जब धारा प्रवाहित होगी तब की बात कर रहा है। उसके बाद देखिए आते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल पर। तो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा, इसका व्यवहारिक उदाहरण क्या है? ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली में इसका उपयोग किया जाता है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक का उपयोग किया जाता है कहाँ पर? ट्रांसफार्मर में किया जाता है, ठीक ना। इसी सिद्धांत पर जो है ट्रांसफार्मर आपका कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? अन्योन्य प्रेरण गुणांक के सिद्धांत पर ही आपका जो ट्रांसफार्मर होता है कार्य करता है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया कि इसका व्यवहारिक उदाहरण ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली में है, ठीक है। बात समझ में आई ना? आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर नहीं लिखा है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। तो यहाँ पर देखिए, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है? तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम, देखिए लेंज का नियम बार बार आया है, 2024 में भी आया है और 23 में भी आया है, ठीक है। तो आप लोग इसको मत छोड़िएगा, ये भी आपका क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्या आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है। देखिए लेंज का नियम क्या कहता है? किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल, क्या कह रहा है कि किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है। किस कारण का विरोध करती है? जहां से यह पैदा होती है, ठीक ना, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, इसे लेंज का नियम कहते हैं। देखिए ये लेंज का नियम क्या है? देखिए लेंज का नियम बहुत ही एकदम मस्त है, मतलब कुछ नहीं, बहुत ही मस्त है, ठीक ना। देखिए किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। यानी कि ये जो जहाँ से उत्पन्न होता है, यानी कि जहाँ से ये पैदा हुई है उसी का विरोध कर रही है, ठीक है। उसी का क्या करती है? विरोध करती। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? लेंज का नियम कहते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आपको समझ में बढ़िया से आया होगा। अगला चलते हैं, प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट है, अनुचुंबकी तथा, कह रहा है कि अनुचुंबकी तथा प्रतिचुंबकी पदार्थ के परमाणुओं में क्या अंतर है? इनके परमाणुओं में अंतर बताना है, न कि अनुचुंबकी और प्रतिचुंबकी में अंतर, ठीक है। कह रहा है देखिए, अनुचुंबकी पदार्थ के परमाणुओं में अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। जो आपके अनुचुंबकी होता है उनके जो पदार्थ होते हैं, उनके जो परमाणु होते हैं, उनमें क्या होता है? अस्थायी चुंबकीय, देखिए अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं का कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है? जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं का जो कुल चुंबकीय आघूर्ण होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आगे ना, ठीक है आगे चलते हैं हम लोग।
अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। बायो-सेवर्ट का नियम आपको बताना है, बहुत ही सिंपल है बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक ना। इतना लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बायो-सेवर्ट के नियमानुसार क्या कह रहा है कि बायो-सेवर्ट के नियमानुसार धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये आपको दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये आपका फार्मूला दिख रहा है, तो बस इतना लिख देना है। देखिए डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई इंटू में आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर, ठीक है। यही बस लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएगा। देखिए डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। तो बायो-सेवर्ट का नियम भी आपका क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बायो-सेवर्ट का नियम है बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक लिखिए। देखिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक लिखना है। क्या लिखना है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इसका मात्रक लिखना है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक ना। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए और इसका जो आपका कहा है कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक लिखिए, तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया आपका, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर होता है इसका अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक। क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है। इतना आप लोग याद कर लीजिएगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का अंतरराष्ट्रीय पद्धति का मात्रक था। ये देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता व वैद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध। कह रहा है कि धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता और वैद्युत क्षेत्र के मध्य में क्या संबंध होता है, ये बताना। तो यहाँ पर देखिए विशिष्ट चालकता बराबर सिग्मा बराबर क्या होता है, धारा घनत्व बटे में वैद्युत क्षेत्र होता है, ठीक ना। क्या होता है, धारा घनत्व यानी कि आपका इसको जे मान लीजिए, और वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई है, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा आपका, देखिए जे का जो मात्रक होता है ये होता है मीटर एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, और बटे में ई है तो ई का होता है वोल्ट प्रति मीटर, ठीक ना, वोल्ट प्रति मीटर। मीटर से मीटर अपने घर चला जाएगा, 1 मीटर बच जाएगा बेचारा। तो यहाँ पर देखिए 1 मीटर बचेगा तो एम्पियर, और यहाँ पर ये जो प्रति में है तो प्रति का मतलब नीचे, ठीक ना, नीचे ही आ जाएगा, ये नीचे भी आ जाएगा, इसके साथ हो जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो एम्पियर प्रति वोल्ट इंटू मीटर, ठीक ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम्पियर ये हो गया, प्रति हो गया, ये वोल्ट हो गया, इंटू हो गया, ये मीटर हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये ऊपर था ना, ये बटे में है, ये बटे में है बेटा, देखिए ये बटे में है तो ये नीचे आएगा, नीचे आएगा तो इसका साथी बन जाएगा, तो इसका साथी बनेगा तो इसके संग रहेगा, गुणा कर लेंगे, दोनों दोस्त हो जाएंगे, ठीक है। तो एम्पियर प्रति मीटर वोल्ट इंटू मीटर, ये इसका मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई। और देखिए यहाँ पर हम 40 से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाएंगे, ठीक है। 2 वीडियो और बनेगी, इसमें 2 वीडियो में आपका ये 40 से 50 क्वेश्चन जो होगा समाप्त हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और पीडीएफ के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं, जो सामने आपका नंबर दिख रहा है, ठीक ना। थैंक यू, बाय बाय।